समय की बड़ी खबर पर हम लौटते हैं। करीब 9 महीने की तनातनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई। दोनों तरफ से कई मुद्दे खुलकर उठाए गए, सामने आए। बांग्लादेश को लेकर कूटनीतिक चुनौती भारत के लिए बड़ी है और इस पर कई मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहले इस मुलाकात पर और तलखी जो दोनों देशों के संबंधों के बीच आ गई है, उस पर देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार बांग्लादेश के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर ली। 5 अगस्त 2024 को ढाका में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस दक्षिण एशियाई देशों के संगठन बिम्स्टेक की बैठक के लिए बैंकॉक पहुंचे थे। कल रात डिनर पर प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस अगल बगल में बैठे, लेकिन बातचीत नहीं की। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने कहा था कि उसने मुलाकात के लिए भारत से अनुरोध किया है। Expecting a meeting between Professor Yunus and Indian Prime Minister Modi, has there been any request from your side for a meeting? There has been a request from our side, and we certainly hope that this will take place. भारत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और दोनों नेताओं के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक मुलाकात और बातचीत हुई। ये औपचारिक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं थी, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच तनाव को कुछ कम किया है। इसी मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ने मुख्यमंत्री मोदी को साल 2015 की एक तस्वीर सौंपी। ये 3 जनवरी 2015 की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को सम्मानित कर रहे हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 102वीं बैठक में यूनुस को गरीबों की आशा, अवसर और सम्मान का जीवन देने के लिए स्वर्ण पदक दिया था। लेकिन 9 साल बाद सरकार में आए यूनुस ने भारत विरोधी रुख से कूटनीतिक चकमा दे दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, शेख हसीना को भारत में शरण देने और बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों में बढ़ती नजदीकी ने भारत को चिंतित किया। यही नहीं, यूनुस ने 26 से 29 मार्च 2025 को चीन का दौरा किया। यहां भारत के पूर्वोत्तर को लैंड लॉक्ड बताते हुए बांग्लादेश को समंदर का सिकंदर घोषित कर दिया। इसका जवाब कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक दिया और याद दिलाया कि भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे पूर्वोत्तर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। कल थाईलैंड की पीएम शिनावात्रा से मुलाकात के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के सैन्य प्रमुख से मुलाकात की। भारत के कूटनीतिक दांव के बीच बांग्लादेश बार-बार भारत से यूनुस मोदी मुलाकात का अनुरोध करता रहा। दरअसल चीन के कर्ज जाल और ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रहे बांग्लादेश को चावल, चीनी, कपास, बिजली और इलाज के लिए भारत से रिश्ते बेहतर करने की मजबूरी है। और फिर आपको याद होगा कि ट्रंप ने भी बांग्लादेश से कैसे निपटना है, ये भारत पर छोड़ दिया था। This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अब सवाल ये है कि क्या यूनुस मौके की नजाकत को देखते हुए भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाएंगे या चीन पाकिस्तान के खेमे में जाकर बांग्लादेश को बर्बादी और इस्लामी आतंक के रास्ते पर ले जाएंगे। आज तक ब्यूरो। सुशांत सरीन इस महत्वपूर्ण चर्चा में इस समय हमारे साथ हैं। सुशांत, जमीनी स्थिति देखिए, कपास से लेकर चावल, चीनी, ऊर्जा, उनको बिजली भी चाहिए तो भारत से ही मिलती है, इलाज भी चाहिए तो भारत ही आकर इलाज कराते हैं, और फिर भी किस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है बांग्लादेश में, कट्टरपंथी किस तरह से और मजबूत हो रहे हैं बांग्लादेश में। विकल्प ऐसे में क्या है भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? गौरव, मेरा मानना ये है कि हमारे को बांग्लादेश को एक कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। मात्र ये मांग कर लेना बांग्लादेश से
कि आप अपना रवैया सुधारिए, आप भारत के साथ रिश्तों में बिगाड़ मत पैदा करिए, आप कट्टरपंथियों के ऊपर हाथ डालिए। मेरे ख्याल इससे कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो सरकार है या जो सरकारी तंत्र है, या अगर चुनाव हो भी गए तो इसमें ज्यादा संभावना ये है कि सब चुनाव, एक तो उसमें घपले होंगे, दूसरा जो भी उस चुनाव के बाद आएगा, क्योंकि अवामी लीग या जो प्रोग्रेसिव पार्टियां हैं उनको मेरे ख्याल एक साइड पे कर दिया जाएगा, तो शायद जमाते इस्लामी और इस तरीके की जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं उसमें शायद बीएनपी का भी आप शुमार कर सकते हैं जी। ये लोग सत्ता में आएंगे, तो हालात कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए भारत को 3-4 चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे बांग्लादेश को बड़ा कड़ा संदेश मिले कि भारत धीरे धीरे करके एक बांग्लादेश के ऊपर घेरा तंग करेगा, और बांग्लादेश के लिए अर्थव्यवस्था को लेकर के या और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बांग्लादेश के लिए जो विपदाएं हैं वो बढ़ती रहेंगी। और क्योंकि पुरानी कहावत है, आपने बिल्कुल सही कहा एम्बेसडर सीकरी, पुरानी कहावत है भय भिन्न हो इतना प्रीत। तो अगर बांग्लादेश इस तरह हमें आंखें दिखाएगा और हम ही से मदद मांगेगा और वहां पर हिंदुओं के खिलाफ या और अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतना अत्याचार होगा, तो इससे तो इस पूरे क्षेत्र में भारत की साख पर भी तो बट्टा लगेगा। विकल्प है क्या भारत के लिए? भारत के लिए बहुत विकल्प हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ वेज टू कंट्रोल द सिचुएशन, और मेरा ख्याल इस मुलाकात के बाद हमारी सरकार ज़रूर इस पे गौर फरमाएगी। और हमने देखा है कि दिन ब दिन अगर ये यूनुस की रेजीम जो है वो एंटी इंडियन रिटॉरिक अपना कंटिन्यू करेंगे, तो ज़रूर हमारे पास जो सारे लीवर्स हैं, सारे लीवर्स तो हमारे ही हाथ में हैं। आपने कहा था कपास के बारे में, कॉटन के बारे में, बांग्लादेश ने बहुत कोशिश की कि वो पाकिस्तान से लाए, कि वो अमेरिका से लाए, और देखा कि कॉस्ट उसका डबल ट्रिपल बढ़ रहा है, और उसके अलावा इतना वक्त लग रहा है, उनकी फैक्ट्रीज पे ये काम नहीं हो रहा है। तो ये सब उन्होंने मतलब जान लिया है कि भारत के साथ जो अगर वो करें तो उनको जो कपास कॉटन जो भी चाहिए 2-3 दिन में उचित दामों पे मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बांग्लादेश को अपनी तरफ से देख के, जानकारी लेके समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो करते हैं तो वो सयाने होंगे और पीसफुल और प्रोग्रेसिव रिलेशंस होंगे। अगर वो नहीं करते हैं और वो अपना प्रेजेंट रवैया कंटिन्यू करते हैं कि माइनॉरिटीज पे अटैक करते हैं, रिटोरिक, एंटी इंडिया रिटोरिक, चीन के पास जाना, पाकिस्तान के पास जाना और ये सब करना, ये सब बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमारी सिक्योरिटी रेड लाइन बहुत ही सीरियस हैं और ये बांग्लादेश सरकार जो भी है नहीं तोड़ सकती। डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा कहना ये है बांग्लादेश की आवाम अच्छे रिश्ते चाहती है। जो भी आप कहें एंटी इंडियनिज्म, लेकिन बांग्लादेश की आवाम ये बात समझती है कि उनके इंटरेस्ट में, लेकिन ये एंटी इंडियनिज्म जिसको इतने साल तक हमने बर्दाश्त किया, हम क्यों बर्दाश्त करें? हम सबकी मदद करें और वो भारत को ही गाली दें और उसमें उनको लगे कि इससे उनको और मदद मिलेगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में आप दोनों इस महत्वपूर्ण चर्चा में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर, क्योंकि बैंकॉक में भी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को 2 टूक कह दिया। उससे एक दिन पहले आपको याद है चीन की यात्रा में बीजिंग में मोहम्मद यूनुस ने भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उसको लेकर यह कहा था कि ये राज्य लैंडलॉक्ड हैं, भूमि से घिरे हुए हैं, इनके पास समंदर जाने का बस एक ही रास्ता है, बांग्लादेश जो महासागर का एकमात्र संरक्षक है। यह भी नहीं कि बे ऑफ बंगाल, महासागर का एकमात्र संरक्षक अपने आप को बताया। छोटी सी समुद्री सीमा है उनकी। और देखिए इसका कितना करारा जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने कहा कि हम बिम्स्टेक के प्रति अपनी विशेष जिम्मेदारी को समझते हैं। आखिरकार हमारे पास बंगाल की खाड़ी में लगभग 6500 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है। भारत की सीमाएं न केवल 5 बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ जुड़ी हैं, बल्कि बंगाल की खाड़ी भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। खासतौर पर हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के लिए एक संपर्क केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसमें सड़कें, रेलवे, जलमार्ग, ग्रिड और पाइपलाइनों का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है। त्रिपक्षीय राजमार्ग के पूरा होते ही भारत का पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा और यह एक गेम चेंजर साबित होगा। हम मानते हैं कि सहयोग का मतलब है कि हम सब मिलकर काम करें, ना कि अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को अपनाएं
या उसकी चेरी पिकिंग करें। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर एस जयशंकर ने की और यह मैं आपको समझाता हूं कि यह इतनी महत्वपूर्ण यह बात क्यों है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस को भारत, म्यांमार, थाईलैंड, 3 अलग अलग देश, भारत से म्यांमार और म्यांमार से थाईलैंड, एक त्रिपक्षीय राजमार्ग की याद दिलाई जो 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हम आपको मानचित्र पर यह दिखाते हैं यह किस तरह से एक गेम चेंजर हाईवे है। भारत के पूर्वोत्तर को प्रशांत महासागर से जोड़ देगा। आप मैप में देखिए कि यह लगभग 1360 किलोमीटर लंबा है। 4 लेन का हाईवे बनकर तैयार हो रहा है। भारत के मणिपुर, मोरे से फिर म्यांमार के तामू में दाखिल होता है, यानी भारत के मोरे से लेकर फिर ये मांडले या मैंडले जाता है, फिर वहां से नौपिदो जाता है, बागो के बाद ये थाईलैंड में प्रवेश कर जाता है और वहां से माइशॉट तक को जोड़ देता है। फिर वहां से प्रशांत महासागर तक का रास्ता खुल जाता है। 70% लगभग यह बनके तैयार हो चुका है। 4 लेन हाईवे 2027 तक पूरी तरह से यह बनके तैयार भी हो जाएगा। तो आप सोचिए कि भारत को प्रशांत महासागर तक सड़क के रास्ते से जोड़ देगा। हालांकि इस रास्ते पर अभी भी कुछ गाड़ियां तो अभी भी जाती हैं। अच्छा, फिर एक और महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है जो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ म्यांमार में से होता हुआ और उसके बाद पूरे उस क्षेत्र को जोड़ देता है। लेकिन यह सड़क मार्ग देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह गेम चेंजर है। ये वैसे तो बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध बहुत गहरा है। बांग्लादेश का जन्म ही भारतीय सेना की कुर्बानी के साथ हुआ, जब 1971 में मुक्त संघर्ष के बाद, मुक्ति योद्धाओं और भारतीय सेना के ऑपरेशंस के बाद पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिली। आज भी बांग्लादेश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की अहम भूमिका है। भारत पर वो निर्भर है। इसमें बिजली महत्वपूर्ण है, चावल, चीनी, ये सब शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी कई वस्तुएं हैं, कई सेवाएं हैं जो भारत बांग्लादेश को देता है, जो बांग्लादेश भारत से आयात करता है। 2024-25 की अगर बात करें तो उस डेटा के मुताबिक बांग्लादेश अपनी बिजली जरूरतों के लिए भारत के आयात पर निर्भर है, खासकर जो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से बांग्लादेश को मिलती है। 2024 में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 1200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की थी। चावल की अगर बात करें तो बांग्लादेश चावल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन आबादी का दबाव, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से चावल का उसे आयात करना पड़ता है। 2024 की ही बात करें तो भारत ने बांग्लादेश को 16,000 टन चावल निर्यात किया था और यह बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सामान्य वर्षों में यह आंकड़ा 50,000 से 1 लाख टन तक ये निर्भर रहता है। बांग्लादेश चीनी का जो घरेलू उत्पाद है वो बहुत कम है। रिफाइंड चीनी वो भारत से आयात करता है और ऐसे कई और चीजें हैं जिसके लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। ये बात बांग्लादेश को खासतौर पर इस मुफलिसी में भूलनी नहीं चाहिए।